हेलो चिल्ड्रन, मेधा से आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 मेरी यूरोप यात्रा। इससे पहले मैंने 5 पार्ट आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसमें चैप्टर 5 आपका था अपराजिता, जिसके बाद हम चैप्टर 7 ले रहे हैं मेरी यूरोप यात्रा, जिसे आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले के लेखक के विषय में जान लेते हैं। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम से ही आपको पता होगा कि कौन थे। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके विषय में पढ़ लेते हैं। प्रख्यात विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार राज्य के छपरा जिले में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी में, एलएलबी तथा एलएलएम की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े तथा जेल यात्रा भी की। जब हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जिसके कारण उनको जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। इनकी वेशभूषा बड़ी ही सरल थी, बड़े ही सरल स्वभाव के और बहुत ही साधारण वस्त्र पहना करते थे। इनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन व्यक्ति हैं। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। यह भारत के पहले राष्ट्रपति बने तथा लगातार 10 वर्ष तक इसी पद पर बने रहे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें चंपारण, सत्याग्रह, बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड प्रमुख है। सन 1962 में इनको भारत रत्न से अलंकृत से भी सम्मानित किया गया और 28 फरवरी 1963 को इनका देहांत हो गया था। मेरी यूरोप यात्रा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रमुख विद्वानों में से एक थे। यह यात्रा वृत्तांत कहते हैं बच्चों, किसी स्थान की यात्रा किए गए स्थल के संबंध में जानकारी देना। तो यह यात्रा वृत्तांत उन्हीं का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने अपनी पहली यूरोप यात्रा का रोचक वर्णन किया है। जब वे पहली बार यूरोप की यात्रा पर गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने वहाँ का वर्णन किया है, उस यात्रा का वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ से न केवल हमें कुछ स्थानों की जानकारी मिलती है, बल्कि लेखक की प्रकृति प्रेम के बारे में भी पता चलता है। वे बताते हैं कि यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इससे पहले वो कभी विदेश नहीं गए थे। ये पहली उनकी यात्रा थी, विदेश यात्रा। मित्रों के परामर्श यानी सलाह से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। जब उनको जाना था, जब उन्होंने ये बात अपने मित्रों को बताई, तो उनके मित्रों ने उन्हें परामर्श दिया, सलाह दी और उन्होंने कहा कि वहाँ सर्दी होती है, इसलिए उनको गर्म कपड़े ले जाने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर केवल खादी ही पहना करता था, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो सिर्फ खादी के ही वस्त्र पहनते थे। खादी जो होती है वो हाथ से बनने वाले वस्त्रों को खादी कहते हैं, और खादी वस्त्र जो हैं वो सूती, रेशमी या ऊन के बने भी हो सकते हैं, और उन्हें खादी को बनाने के लिए उसका जो धागा होता है वो चरखे से बनाया जाता है। तो वे खादी पहनना ही पसंद करते थे। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वे खादी के ही वस्त्रों को वहाँ भी पहनेंगे। इसीलिए उन्होंने कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवाकर बनवाए। कपड़े की काट छांट जो भी रखी गई वो देशी थी, यानी अपने देश भारतवर्ष के अकॉर्डिंग ही रखी गई थी। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का उन्होंने निश्चय कर लिया था। उन्होंने ये मन में विचार कर लिया था कि वो विदेशी पोशाक बिल्कुल नहीं पहनेंगे। फलस्वरूप
दो बातें हुई इससे। एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े उनके तैयार हो गए और पोशाक हिंदुस्तानी भी बन गई। इसलिए उसमें कुछ भूल या भद्दापन हो भी तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था, इसलिए उनको इस बात का फायदा भी हुआ। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता था। उन्हें ये पता थी कि अगर वो विदेशी पोशाक पहनेंगे तो उस पोशाक के आधार पर ही उन्हें रहना सहना पड़ेगा, उसी के आधार पर उन्हें चलना फिरना भी पड़ेगा और खाना पीना भी उसी के हिसाब से चलेगा। इसलिए उनको यही ठीक लगा कि वे अपने स्वदेशी वस्त्रों को ही पहनेंगे। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाता है, उन्होंने मन में विचार किया था। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए ये झंझट कुछ कम नहीं था, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत ही सादे वस्त्र पहनते थे। उन्होंने कभी कपड़ों की ओर और कभी फैशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए उनके लिए ये बहुत ही झंझट का काम था। तो उन्होंने यही उचित समझा कि वो अपने हिंदुस्तानी कपड़ों को ही पहनेंगे। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र ही समझा था। उन्होंने हमेशा कपड़ों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए और अपने शरीर को ढकने के मात्र ही समझा था। जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की मुंबई से, तो जब वे जहाज में बैठे तो जो लोग थे जहाज में, वो उनके पोशाक को देखकर, उनकी ड्रेस को देखकर बड़े ही कौतूहल थे, बहुत ही उत्सुक थे। उस जहाज में बैठा एक पारसी दंपत्ति यानी पारसी पति पत्नी थे और एक अंग्रेज सज्जन भी थे। वे खासकर लेखक की ओर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ओर आकर्षित हुए। गांधी जी, खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया और इन लोगों के साथ लेखक जब बात करने लगे तो गांधी जी के बारे में, खादी के बारे में, शाकाहार के संबंध में उनसे बातचीत करते करते काफी समय बड़े ही आसानी से व्यतीत हो गए। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, स्वेज नहर आपको पता ही है बच्चों कि लाल सागर से भूमध्य सागर, लाल सागर यानी रेड सी और भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी जो है, उसके बीच में स्वेज नहर, स्वेज कैनाल पड़ता है। वहां से होता हुआ जहाज जाता है। तो रास्ते में लेखक को ये पता चला कि जहाज स्वेज नहर से जब गुजरता है तो थॉमस कुक कंपनी की ओर से प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहें वह मोटर गाड़ी के द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकता है। कैरो नगर कहाँ पर है? यह इजिप्ट की राजधानी है, मिस्र की राजधानी है। कैरो कैपिटल है इजिप्ट की। तो जो थॉमस कुक कंपनी है वो एक प्रबंध करती थी कि जब जहाज स्वेज नहर से गुजरता था तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुकते थे और मोटर गाड़ी के द्वारा कंपनी जो थी वो कैरो शहर को घुमाने के लिए यात्रियों को ले जाया करती थी। यह देख आना अच्छा लगा और लेखक को यह अच्छा लगा, उनको ये मौका मिला कि वे इस शहर को, कैरो शहर को देख सकें। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ यानी कंपनी के जो लोग थे उनके साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर गाड़ी से कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। अजायब घर यानी संग्रहालय, म्यूजियम जिसे कहते हैं, वहां देखने के लिए वे लोग गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी हुई थी, जो कि लेखक और अन्य लोगों ने वहां देखा।
प्राचीन मिस्र यानी एंशियंट इजिप्ट के कितने ही बड़े बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों की मम्मी अर्थात शव जो कि पिरामिडों से निकले हैं वहां उस अजायब घर में सुरक्षित रखे हुए थे। अब देखने में वे काले जरूर पड़ गए थे, पर उनके चेहरे और हाथ पैर ज्यों के त्यों थे, यानी सुरक्षित थे। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े हुए थे, वे कपड़ा भी अभी तक वैसा ही उनके शरीर पर लिपटा हुआ था। वह कपड़ा बहुत ही बारीक कहते हैं पतला, बहुत ही बारीक यानी बहुत ही महीन और पतला हुआ करता था। कहते हैं उन कपड़ों का निर्यात भारत से ही हुआ करता था। ये कहा जाता है कि वह कपड़ा मिस्र में जो उस समय प्रयोग किया जाता था मम्मी यानी शरीर के ऊपर लपेटने के लिए, शव के शरीर पर लपेटने के लिए, वह कपड़ा भारत से ही मिस्र जाता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान यदि निर्जीव शरीर के साथ गाड़ दिए जाएं, तो परलोक में भी उनसे वह आराम पा सकता है। उस समय मिस्र के लोगों की धारणा थी, ये विश्वास था कि मृत्यु के उपरांत यदि उसके आराम के सभी सामानों को उसके शरीर के साथ, उसके शव के साथ गाड़ दिया जाए, तो परलोक में यानी दूसरे लोक में भी वे उन सब चीजों से, उन सब साधनों से आराम पा सकता है। इसलिए उस समय लोग जो थे शव के साथ उससे संबंधित सभी सामान भी गाड़ दिया करते थे। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जिसमें पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए नाव और रथ तक उसमें रखे जाते थे। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। यानी इन सब बातों को देखकर लगता है कि उस समय के लोगों को ऐसा विश्वास था कि इन सब चीजों का प्रयोग जो है, जब मनुष्य दूसरे लोक में जाएगा तो उसका इस्तेमाल वह कर सकेगा। और यही सोचकर, इसी विश्वास के साथ वे पिरामिड के अंदर शव के साथ इन चीजों को भी गाड़ दिया करते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध प्रांत में है, जो गेहूं निकला था, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी तो उस समय जो गेहूं निकला था खुदाई में, वह बो देने पर उग गया था। तो एक प्रकार से उस समय जो चीजें रखी जाती थी उनको संग्रहित किया जाता था, उनको इस प्रकार की चीजों से बनाकर रखा जाता था जो कि वर्षों तक उनमें खराब नहीं हुआ करती थी। संग्रहालय की वस्तुओं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर, जो उस समय के महान और प्रतापी राजा थे, उनके शव को देखकर ये मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में यानी अपने घमंड में, अपने अहंकार में करते हैं, वह सब कितना तुच्छ, कितना महत्वहीन है और कितना अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी वहां पिरामिडों में पड़े हैं। जो वहां का इतिहास नहीं पढ़ता, उन्हें उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। जब अजायब घर का सफर करके वो बाहर आए, यानी अजायब घर देखकर जब वो बाहर आए, तो उनको एक प्रकार से जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ। लेखक को जीवन की सच्चाई का एहसास हुआ कि मनुष्य जो कि अपने घमंड में, अपने बड़प्पन में, अपने अहंकार में जीता है, लेकिन मृत्यु के उपरांत वह सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। मैं वहां से उदास ही निकला। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान
पूर्व यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से पवित्र काबा जो है वो पूरब दिशा की ओर पड़ता है, इसलिए वे लोग पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख किए रहती हैं। यद्यपि कैरो जो है एक पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही है। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी और ऊंटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा, क्योंकि आगे जो था वो रेगिस्तानी इलाका था, रेगिस्तानी क्षेत्र था, जहां पर मोटर गाड़ी चल नहीं सकती थी। इसलिए जहां पिरामिड थे, जो कि एक रेगिस्तानी स्थान था, तो वहां उन्हें ऊंटों पर बैठकर जाना पड़ा। मेरे लिए ये सवारी बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैं कभी ऊंट पर चढ़ा भी नहीं था, और लेखक के लिए ऊंट की सवारी भी बिल्कुल नई थी, क्योंकि इससे पहले वो कभी ऊंट पर बैठे ही नहीं थे, चढ़े ही नहीं थे। पिरामिडों को नजदीक से जाकर देखा तो लेखक ने पाया कि ये चौखुटी इमारतें हैं, यानी चौकोर, एक तरह से चौकोर है, नीचे से चौकोर इमारतें हैं, स्क्वायर के रूप में है। हमारे देश में ईंटों के भट्टे जैसे बने होते हैं, वैसे ही उसी प्रकार के आकार के वे थे। पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस यानी चौकोर टुकड़ों के बने हैं। भट्टों की ही तरह नीचे की चौड़ाई उनकी पिरामिडों की ज्यादा है और ऊपर की ओर वे कम होती गई हैं। ईंटों का भट्टा छोटा होता है, पर पिरामिड जो हैं वे बहुत बड़े हैं और बहुत ही ऊंचे भी हैं। इनमें लगी पत्थर की एक एक ईंट मेरे अनुमान से 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई और मोटाई भी है। एक एक ईंट काट कर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी, ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया होगा। ये पिरामिड जो कि बनाए गए हैं किसी राजा के लिए, उसके राजा के नाम को एक प्रकार से दर्शाने के लिए, और उसके मरने के बाद भी उसकी याद बनी रहे, इस काम के लिए किया गया। लेकिन इसमें कितनी मेहनत और गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा जो है इसको बनाने में लगाया होगा, ये अपने आप में एक बात है। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है, लेकिन जो भी राजा थे जिनके लिए पिरामिड बनाए गए थे, उनके नाम अब सिर्फ पुस्तकों में ही रह गए हैं। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों की त्यों यूं ही ये पिरामिडें खड़ी हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी, इसे स्फिंक्स कहा जाता है। सुनते हैं प्राचीन काल में यह प्रश्नों के उत्तर दिया करती थी, ऐसा माना जाता है। संध्या समय जब शाम हो गई तो संध्या समय वापस आकर हम लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे सईद बंदरगाह पहुंचे। जहाज वहां पहुंच गया था। खाना पानी रेलगाड़ी में ही हो गया था, अतः हम सब जाकर अपने अपने कमरों में सो गए। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। जब उनका जहाज भूमध्य सागर पहुंचा तो सर्दी का एहसास होने लगा। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक, क्योंकि जहाज जो था लेखक का वो मुंबई से चला था, और अरब सागर से होता हुआ लाल सागर, रेड सी यानी अरेबियन सी से रेड सी से फिर स्वेज कैनाल को पार करता हुआ भूमध्य सागर में पहुंचा था। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी।
इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसिली टापू के पास होकर जब जहाज गुजरा तो वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया, यानी शहर दिखाई देने लगा। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद हम मार्सेल्स यानी फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्र यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता था, क्योंकि उन्होंने कई दिन की यात्रा की थी समुद्री यात्रा यानी जहाज के माध्यम से, और चारों तरफ पानी ही पानी उन्हें दिखाई दिया था। दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों के बाद आनंद आता है, जब सभी यात्री जमीन पर उतरे तो उसे इस प्रकार देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही ना हो, क्योंकि कई दिनों तक पानी के बीच रहने के बाद जब जमीन पर उतरते हैं तो जमीन बड़ी ही अनोखी और अनूठी दिखाई देती है। मार्सेल्स में हम लोग सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही रात को रवाना होने वाली रेलगाड़ी में अपने लिए लेखक ने स्थान सुरक्षित करा लिया था। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए वे रवाना हो गए। पेरिस से गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर रात के करीब 9 बजे वे लंदन पहुंच गए। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे मित्र उनके मिल गए थे। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले से ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं उसी स्थान पर उसी मकान में वे लोग रुके और वहीं रहे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। दरअसल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी लेखक जो हैं वो उनको लंदन जाना था। वे जहाज के द्वारा लंदन गए थे और किस कारण गए थे, क्योंकि वहाँ एक मुकदमे के सिलसिले में उनको वहाँ जाना था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। बहुत इच्छा थी कि मैं रोमा रोला से मिलूं, जो कि उनके जान पहचान के परिचित थे, उनसे उनको मिलना था। पर उनके घर पहुंचने पर लेखक को ज्ञात हुआ कि वे गर्मी के कारण काटरीगी पहाड़ी पर गए हुए हैं। अब लेखक जो थे उन्हें उनसे मिलना ही था, इसलिए वे भी वहां चले गए। रास्ता वहां जाने का बहुत सुंदर था, क्योंकि वह पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी क्षेत्र था। रेलगाड़ी ऊंचक पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। 2 दिन तक वहां रोमा रोला से हमारी बातचीत भी हुई। वहां 2 दिनों तक उनसे बातचीत की लेखक ने रहकर, और कठिनाई यह थी उनसे बातचीत करने में कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था। लेखक जो थे वो फ्रांसीसी नहीं जानते थे और रोमा रोला जो थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। इसलिए एक दुभाषी की सहायता लेनी पड़ी। दुभाषी यानी जो दोनों भाषाएं अच्छे से जानता और बोलता हो, तो उस व्यक्ति की मदद लेनी पड़ी। वहां से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को भी देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई, और वो क्या थी कि जब लेखक वहां बाजार में घूम रहा था, एक दुकान में हाथ के बुने हुए कपड़े वह देखने लगा। दुकानदार जो थी वो एक महिला थी। उसने लेखक के कपड़ों को देखा और समझ गई कि वह हिंदुस्तानी है। उस महिला ने गांधी जी के बारे में लेखक को बताया। सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि उनके संबंध में उसे जो भी ग्रंथ मिले, जो भी पुस्तकें मिली थी, उसने उन पुस्तकों को पढ़ा भी था। वहां से फिर वे लेखक लंदन लौट आए। लंदन से वे हॉलैंड गए। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय
सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से बर्लिन गए, घूम घूम कर बर्लिन को भी उन्होंने देखा। बर्लिन से वे लिएंजिंग पहुंचे और वहां भी एक दिन के लिए ठहरे। फिर वहां से प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर उनको ज्ञात हुआ, पता चला कि उनके लेखक के पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वे अपनी यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुंचे। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस उन्होंने देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर संग्रहालय भी उन्होंने देखा। म्यूनिख से वे वेनिस गए। यह शहर बड़ा ही अजीब है, क्योंकि घर घर में समुद्र है, क्योंकि शहर जो है पानी पर बसा हुआ है, और यहाँ नाव के सिवा दूसरी कोई सवारी नहीं चलती। पानी के बीच में जो चट्टानें हैं उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की तो बहुत ही भरमार है, क्योंकि पानी पानी है तो मच्छर भी बहुत हैं। मसहरी में भी नींद आना वहाँ बहुत कठिन है। वेनिस से फिर लेखक रोम पहुंचे। वहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को देखकर मार्सेल्स के लिए वे वापस रवाना हुए। फिर मार्सेल्स से वे मुल्तान जहाज पर सवार हुए और वापस मुंबई भारत आए और मुंबई में उतरे। तो इस प्रकार से लेखक ने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रथम यात्रा, जो कि उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी, और इसके अतिरिक्त वे किन किन शहरों को गए, किन किन स्थानों को गए, उन्होंने इसका भी वर्णन इसमें किया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपसे प्रश्न उत्तर और शब्द अर्थ के विषय में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।